कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्याएं रोकने और कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए बिल रखा जाएगा। डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को सदन में रखेंगे और बिल के प्रावधानों के मुताबिक 50 या इससे ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। कोचिंग सेंटर्स पर मॉनिटरिंग और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल बनाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। इस बिल के कानून के बाद हर कोचिंग सेंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी बढ़ेगी। फीस लौटाने के प्रावधान भी होंगे। बिल में कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी और नियंत्रण के कड़े प्रावधान होंगे। कोचिंग सेंटर्स मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल करने वाले बिल के नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। बिल में कोचिंग सेंटरों की मान्यता रद्द करने, भारी जुर्माना लगाने और लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से जब्ती तक के प्रावधान होंगे। कोचिंग बिल से मनमानी पर रोक लगेगी। संचालकों के तर्क भी इसको लेकर सामने आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। उम्र की सीमा 16 साल तो सीटें खाली रहेंगी। हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विधानसभा के बाहर से सहयोगी मुबारक जुड़ रहे हैं और कोचिंग सेंटर से जुड़ रही हैं हमारे साथ संवाददाता शाकिर अली कोटा से। सबसे पहले तो मैं मुबारक आपका रुख करना चाहूंगी। जानेंगे जरा विधानसभा में इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, लेकिन इस वक्त जहां पर शाकिर मौजूद हैं तमाम लोग नजर आ रहे हैं। शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे, कोचिंग बिल से मनमानी पर लगाम लगाने को लेकर लोगों में एक उत्सुकता भी है कि क्या कुछ इसके असर हो सकते हैं। जरा आपसे समझना चाहेंगे वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत के जरिए कि इस बिल के बाद कितनी राहत लोगों को मिल पाएगी, क्या कुछ बदलाव होंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस बिल का इंतजार किया जा रहा था और अब ये बिल जो है पटल पर भी आ रहा है। क्योंकि कोचिंग को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है, सरकार का कोई दखल नहीं है, बच्चों को अपनी बात कहने के लिए कोई सरकारी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अब जो है उच्च शिक्षा के सचिव इसमें जो है प्रभारी रहेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर जो है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कमेटी गठित होगी। कुल मिलाकर के बच्चों को राहत प्रदान करने वाला ये बिल है। मैं एक कोचिंग सेंटर में हूँ और मेरे साथ कोचिंग संचालक भी है और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। पहले बात करते हैं कोचिंग संचालक से। जी सर, ये जो बिल आ रहा है, क्या लगता है आपको इससे मदद मिलेगी और आप लोगों को जो गाइडलाइन के लिए बात कही जा रही है उससे कितना फर्क पड़ेगा? अब तक जो है सरकार का दखल नहीं था कोचिंग। जी, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेनिफिट के लिए बिल आ रहा है। अभी तक क्या होता था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऐसा कोई पोर्टल नहीं था जहाँ पे वो अपनी ग्रीवांसेस को बता सके। मतलब उनको भटकना पड़ता था। मैं कहूँ अगर कोई टीचर कहीं से चला गया, फिर अगर उनको फीस रिफंड की प्रॉब्लम होगी तो माहौल थोड़ा उनके लिए मतलब इतना कंड्यूसिव नहीं था। तो अब ऐसा माहौल इससे बन सकता है बच्चों के लिए कि थोड़ा स्ट्रेस फ्री और एक अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, जिससे बच्चा मतलब और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई और तैयारी कर सकेगा। तो आपको लगता है इससे जो है, इससे पहले कहीं ना कहीं अनियमितताएं हो रही थी तो ये बिल लाना पड़ा? हाई कोर्ट ने भी जो है सरकार को कहा था। जी, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने और जो हमारे कोटा एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार एफर्ट्स लगाए, मतलब जो रेगुलेट करने के लिए। उन्होंने जैसे हमारे भी जो एसपी मैम और डीसी यहाँ के सर कई बार मतलब एफर्ट लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी स्टेट लेवल पे। तो उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन वो जो करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। तो इस बिल के आने से जो कई बार आप देखते हैं कि आज के टाइम पे फ्रॉड भी कहीं हो रहे हैं कि हर दिन नए जो इंस्टीट्यूट खुलते हैं और फिर वो बीच में फिर फ्रॉड करके उनके टीचर चले जाते हैं, फिर क्लोज हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए मतलब काफ़ी ऐसा हैम्पर हो जाता था उनकी प्रिपरेशन। तो इस बिल से कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ में। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। गाइडलाइन में अगर बिल में 16 साल की उम्र वाला प्रावधान भी आता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में दाखिला नहीं दिया जाए, तो क्या लगता है आपको इससे असर पड़ेगा कोटा पर? देखिए, 16 साल से कम उम्र वाली जो सवाल है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आज का जो टाइम है काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। 16 साल से नीचे की बात करूँ तो जैसे ओलंपियाड के एग्जाम हो गए, एनटीसी के एग्जाम हो गए, तो कई बार उसमें क्या है बच्चे को आइडिया नहीं रहता है कि उसका क्या एग्जाम है और कैसे। लेकिन
सामाजिक और पारिवारिक दबाव में उसको उस तरफ धकेला जाता है। तो जो एक एंट्रेंस टेस्ट उसका जो लिया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं वो भी जो फाइनल एग्जाम से पहले उसको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसा मैं किस तरफ जाने वाला हूँ और आगे मेरे साथ मतलब क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो बच्चे के लिए मतलब कहीं ना कहीं उसको जो मतलब साइकोलॉजिकली भी वो तैयार हो जाएगा उस चीज के लिए इसके आने से। कुल मिलाकर आप बिल को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक कोचिंग का संचालन कर रहे हैं और अब क्योंकि बिल आप मुख्यमंत्री आज बिल तो आ रहा है, लेकिन अभी तो इसके जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स है वो निकल के सामने आए हैं। जैसे आज या कल शायद ये टेबल होगा असेंबली में, तो उसके बाद जब डिटेल्स को देखेंगे तो उसमें क्या इसके पॉइंट्स हैं और क्या इसके डिटेल हैं, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि क्या मतलब कैसे ये इफेक्ट करेगा इंडस्ट्री। कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं जी, आप ही के लिए बिल लाया गया है, सरकार ने आप ही के लिए पहल की है, कितनी राहत लग रही है आपको जो इस बिल में? सर मतलब बिल तो काफ़ी सही है, मुझे लग रहा है कि मतलब काफ़ी थोड़ा लेट आ गई, मतलब इसको और पहले आ जाना चाहिए था। जैसे क्या होता है कि कोचिंग वाले जो होते हैं वो मतलब किसी टीचर को पोस्टर पे लगा देंगे कि तुमको यही टीचर पढ़ाएंगे इस बैच में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब कोचिंग ज्वाइन करो तो फिर कई कई बार तो ऐसा होता है कि वो टीचर उस बैच में पढ़ाने ही नहीं आते। तो फिर वहाँ पे भी हमारे साथ धोखा होता है कि इस टीचर को दिखा करके बुलाया गया, ये टीचर हमें नहीं पढ़ा रहा। और कई बार क्या होता है कि अगर वो टीचर मान लीजिए गलती से मिल गया पढ़ाने के लिए, तो वो टीचर बीच में कोचिंग छोड़ के चला जाता है। तो फिर बच्चे फिर बीच में क्या करेंगे, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती है कई सारी कोचिंग में। और कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि इस तारीख तक सिलेबस हो जाएगा, फिर इस तारीख तक सिलेबस भी नहीं हो पाता है। तो उस हिसाब से मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर कोई बच्चा छोड़ के जाना चाहे कोचिंग, तो वो छोड़ के जा भी नहीं पाता है क्योंकि वो फंस चुका होता है। और फिर वो मतलब वो अपना रिफंड करवाने के लिए कोचिंग वालों के पास ही जाएगा। फिर कोचिंग वाले उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे, उसको घुमाएंगे फिराएंगे, मतलब ऐसा, मतलब उन्होंने अपना पहले साइन वाइन करवा लेते हैं रूल का कि मतलब फीस रिफंड नहीं होगी, ये सब कई सारी चीज़ें पहले ही साइन करवा लेते हैं। तो फिर उस हिसाब से वो बच्चों को घुमाते हैं। तो फिर इसमें बच्चा भी फंस जाता है, फिर पेरेंट्स फंस जाते हैं, फिर उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है। जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना जो है अब सख्ती से होगी, आप लोगों के लिए फ्रेंडली माहौल हो, स्ट्रेस फ्री माहौल हो, वो तमाम चीज़ें इस बिल में हैं। हाँ, मतलब ये बिल तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि मतलब ये बस इंस्टीट्यूट के लिए नहीं, मतलब कोटा में भी और भी चीज़ें बहुत सारी खराब है, उनके लिए भी आनी चाहिए। जैसे पीजी-वीजी वाले जो है सिक्योरिटी मनी ले लेते हैं, फिर उसको नहीं देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है कि लोग अपने हिसाब से फॉर्म फिल करवा लेते हैं, फिर उस पे अपने हिसाब से साइन ले लेते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। अब जनरली लोग क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ते नहीं है और उस पे साइन कर देते हैं। फिर उसके बाद वो अपना रूल लगाते हैं कि तुमको फीस रिफंड नहीं होगी, तुम 1 महीने मतलब तुम्हारा सिक्योरिटी मनी भी नहीं वापस होगा, तुम 1 महीने पहले रूम छोड़ रहे हो, ये वो। अब मतलब अब रूम की जो कमियाँ हैं वो रूम में रहने के बाद ही पता चलेगी। तो फिर उसके बाद अगर कोई उसमें कमी पता चलती है तो फिर वो बोलते हैं कि तुम रूम नहीं छोड़ सकते, तुम्हारी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं। और ऐसी कई सारी चीज़ें, जैसे रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है अचानक से, मतलब उसमें भी कोई रेगुलेशन नहीं है। सिक्योरिटी भी एक इशू रहेगा, आपकी सुरक्षा की भी बात है, आपके जो माहौल आपको मिले उसको लेकर भी जो है तमाम चीज़ें इस बिल में रहेंगी। स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर प्रशासन उसकी मॉनिटरिंग करेगा। हाँ, तो ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे सिक्योरिटी होती है, तो अब नहीं आता, हमें कुछ पसंद तो नहीं आता। कुछ चीज़ें होती है जो मतलब कुछ ही हो गया, जैसे खराब हो गया, फिर दीवारें नीचे गिर रही है, कुछ भी हो रहा है, फिर फर्श ही खराब है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो हमें तो रिफंड चाहिए होगा ना। अब वो रिफंड देते नहीं है, तो उसके लिए और हर जगह होता है ऐसा, जैसे कोचिंग्स वगैरह पे है। अब उन्होंने जैसे साइन करवा लिया, पहले तो कुछ ही नहीं बताएंगे वो लोग, बस सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करके कि हाँ आपको रिफंड नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कोचिंग में, मुझे भी 10,000 का रिफंड नहीं मिला है अभी तक। तो अब मैं बस घूमती रहती हूँ, अब वो बार बार बुलाते हैं, डेट्स देते हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पोर्टल पे शिकायत कर सकते हैं। हाँ, करनी चाहिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स भी इस बिल को लेकर काफी उत्साहित हैं और जो कोचिंग संचालक है वो भी इस बिल का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मुबारिक विधानसभा के बाहर से लाइव जुड़ रही हैं। एक बार मुबारिक का रुख करेंगे और जानेंगे कि कोचिंग बिल को लेकर जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, कैसी तस्वीरें सदन में, सत्ता पक्ष और विपक्ष की कैसी तैयारी? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आज विधानसभा में ये जो बिल है वो लाया जाएगा और उस पर बहस होगी, चर्चा होगी और क्या कुछ विपक्ष की ओर से इसमें कहा जाना है वो देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इसमें कितनी सहमति जताता है या विपक्ष क्या कुछ कमी खामियां इसमें निकालता है और क्या सवाल यहाँ पर विपक्ष की ओर से सामने आते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लंबे समय से राजस्थान में इस तरह के बिल की आवश्यकता थी और सरकार कहीं ना कहीं उसको लेकर काम कर रही थी और सरकार ने आज जो है बिल विधानसभा में पेश करने जा रही है। क्योंकि ये अमूमन देखा गया जहां जहां कोचिंग संस्थान खुले हुए थे, कई प्रदेश के ऐसे जिले हैं जिनको कोचिंग हब के नाम से भी जाना जाता है, चाहे वो सीकर हो, कोटा हो, जयपुर हो,
इन जिलों के अंदर हजारों जो कोचिंग संस्थाएं जो संचालित हो रही हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे थे वो अवसाद में थे, वो परेशान थे और उसके चलते परेशानी उनको जो हो रही थी उसके चलते वो आत्महत्या तक कर रहे थे। ऐसे में लगातार प्रदेश में आत्महत्या के जो मामले थे, जो आंकड़े थे वो बढ़ते जा रहे थे और पूरे देश भर में कोटा को जाने जाना लगा कि वो आत्महत्या का एक गढ़ बन चुका है जहां पर बच्चे जाते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे में सरकार ने कमेटियां बनाई, रिपोर्ट्स बनाई गई, सरकार तक वो रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स आने के बाद क्या कुछ इस बिल में किया जाना चाहिए कोचिंग संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए। तो ऐसे में बच्चों की अब अच्छे से मॉनिटरिंग हो पाएगी, मनोवैज्ञानिक तरीकों से बच्चों से बातचीत की जाएगी, बच्चों को किस तरह जो एक अच्छा माहौल सरकार की ओर से इस कमेटी के माध्यम से दिया जा सके, बच्चों की आत्महत्या की जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उनमें कैसे कमी लाई जा सके। तो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों को नियंत्रण में लाने की बात इस बिल में मुख्य तौर पर कही गई है। अब 50 से ज्यादा जिस कोचिंग संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सरकार के कानूनी दायरे में आना पड़ेगा और जब कोई कोचिंग संस्थान सरकार के कानूनी दायरे में आ जाएगा तो उस पर सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण कर सकेगी। किसी तरह की कमी खामियां अगर उस कोचिंग संस्थान में पाई जाती है तो कार्रवाई भी उनके ऊपर सरकार कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिल सरकार लाने जा रही है बच्चों के हित में होगा और बड़ी बात यह कि परिजन अब कहीं ना कहीं राहत की सांस ले पाएंगे कि सरकार का अगर कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रहेगा तो उनके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और जो आर्थिक रूप से एक निवेश बच्चों के ऊपर परिजन करते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं संबल मिलेगा। बच्चों की जो राशि कोचिंग संस्थान मोटी राशि वसूलते हैं उस राशि में भी हो सकता है कि इस बिल में वो चीजें भी हो कि उस जो बढ़ी हुई राशि है जो लगातार कोचिंग संस्थाएं अपनी फीस बढ़ाते रहते हैं उसके ऊपर भी नियंत्रण किया जा सके, जिससे कि आम गरीब परिवार का बच्चा भी अच्छी कोचिंग संस्थानों में एडमिशन ले और उसको भी वो शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा जो है वो मिल सके। जी बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर और मुबारक दोनों का, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।